नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ब्रजेश श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश टॉक विद ब्रजेश। दोस्तों, हम सब अपनी जिंदगी में कभी न कभी असफल जरूर होते हैं। कई बार ऐसा होता है जब आप कुछ करना चाहते हो लेकिन उसमें फेल हो जाते हो, और फेल होने के बाद आप निराश हो जाते हो। निराशा में आप जो प्रयास करना चाहते हो प्रयास नहीं कर पाते, और यही वजह है कि सफलता आपसे दूर हो जाती है। आज मैं हिंदुस्तान की एक ऐसी शख्सियत के बारे में आपसे बात करूंगा, उनके जीवन को खंगालने की कोशिश करूंगा, जिनकी जिंदगी का फलसफा ही अलग था। वे कहा करते थे कि फेल का मतलब है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी जब आप फेल होते हैं तब आप सीखने की प्रक्रिया का पहला चरण पूरा करते हैं, और वहीं से आपके पास होने की शुरुआत होती है। आपको एक और उदाहरण से आपको बताने की कोशिश करता हूं। हिंदुस्तान की एक नामचीन शख्सियत 2005 में एक बार स्विट्जरलैंड गई। 26 मई 2005 का वो मौका था जब वो स्विट्जरलैंड गए, और स्विट्जरलैंड जाने के बाद वो जैसे ही वहां से वापस लौटे, वैसे स्विट्जरलैंड की सरकार ने स्विट्जरलैंड में साइंस डे 26 मई के दिन को साइंस डे के तौर पर घोषित कर दिया। मुझे लगता है अब आप समझ गए होंगे कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। दरअसल वो शख्सियत कोई और नहीं बल्कि मिसाइल मैन और हिंदुस्तान की एक नामचीन शख्सियत पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम थे। एपीजे अब्दुल कलाम का एक कोट है जो मुझे लगता है कि हर किसी के जीवन में वो कोट बेहद बहुमूल्य है। मैंने उसे व्यक्तिगत तौर पर अपनी जिंदगी का मूल मंत्र माना है। उन्होंने साफ तौर पर वो कहा करते थे कि सपने वो सच नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, बल्कि सपने हमेशा वो सच होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। यानी जिस डेडिकेशन की बात अब्दुल कलाम साहब किया करते थे, उन्होंने उसे अपनी पूरी जिंदगी में परिलक्षित किया। 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वरम के एक मछुआरे के परिवार में अब्दुल कलाम साहब का जन्म हुआ, और वो जन्म मुफलिसी के बीच में हुआ। आंखें खुलने के साथ ही उन्होंने संघर्षों को देखा। अपने पिता को एक छोटी सी नाव चलाकर परिवार का गुजारा करते देखा, और यही वजह थी कि आत्मनिर्भरता अब्दुल कलाम साहब के बचपन से ही रच बस गई थी। जब वो महज 8 साल के थे तब वो रामेश्वरम में अखबार बांट करके अपने पढ़ाई का खर्च निकाला करते थे। एक वो वक्त आया जब 1939 का जो विश्व युद्ध था वो शुरू हो गया था। उस वक्त वो तमाम घटनाएं देखते थे कि किस तरीके से जो संहारक आयुध हैं उनका इस्तेमाल हो रहा है, किस तरीके से एक संहार करने वाले वेपन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। वो उन्हें द्रवित करती थी। उन्हें लगता था कि आखिर ये हो क्या रहा है। इसके साथ ही अब्दुल कलाम आजाद को वो हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराए गए तो वो भी उनके जीवन को बहुत हद तक द्रवित करने वाला था। उनका मानना था कि न्यूक्लियर वेपन्स आपकी ताकत के लिए तो हो सकते हैं, आपकी आत्मरक्षा के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन वो किसी का संहार करने के लिए नहीं, निर्दोषों को कत्लेआम करने के लिए नहीं हो सकते, और उससे बेहद दुखी थे। लेकिन अब्दुल कलाम साहब तमाम मुफलिसी के बीच में उनका एक बड़ा सपना था। वो फाइटर बनना चाहते थे, वो फाइटर प्लेन चलाना चाहते थे, फाइटर प्लेन उड़ाना चाहते थे। समंदर में उड़ने वाले परिंदे, एक छोटी चिड़िया कैसे समंदर में उड़ती है और कैसे तारे आसमान में टिमटिमाते हैं, उन्हें सबसे ज्यादा आकर्षित करती थी। वो कहते थे कि
आप सोच के देखिए कि एक चिड़िया कैसे समंदर में उड़ रही है, और जब वो उड़ती थी तब जो है वहीं से उन्हें वो प्रेरणा मिली और वहीं से वो मिसाइल मैन बने। उड़ती हुई चिड़िया ने अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन बना दिया, क्योंकि वो शुरुआत से ही पढ़ने में मेधावी थे, बहुत मेहनती थे, लेकिन बहुत टॉपर नहीं थे, लेकिन वो हार्ड वर्कर थे, हार्ड लर्नर थे। वो कहते थे कि एक व्यक्ति को हर एक दिन कुछ ना कुछ नया जरूर सीखना चाहिए, इसलिए वो तमाम किताबें पढ़ते थे, तमाम चीजों को देखते थे और सीखना चाहते थे। टीपू सुल्तान का उनके जीवन पर एक बड़ा प्रभाव पड़ा। जब वो एयर स्पेस की पढ़ाई पूरी करके वो नासा में ट्रेनिंग के दौरान गए, तो उस वक्त नासा में जो एटॉमिक प्रोग्राम सेंटर, जब वो वहां पहुंचे तो वहां के रिसेप्शन में उन्होंने एक तस्वीर देखी। वो तस्वीर उनके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला। उस तस्वीर में उन्होंने देखा कि एक युद्ध के मैदान में कुछ आग्नेयास्त्र की तरह जो है उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ रॉकेट जैसे जो है जलते हुए रॉकेट सेना के बीच में गिरते हुए नजर आ रहे हैं। और उससे ज्यादा आकर्षित उन्होंने उस तस्वीर में जो सेना थी उसके रंग ने उन्हें आकर्षित किया। जब उन्होंने देखा तो जो सेना का जो सैनिकों का रंग था वो उन्हीं की तरह दक्षिण भारतीय की तरह जो है वो सैनिक नजर आ रहे थे। बाद में जब उन्होंने गौर से उस पूरी तस्वीर को देखा तो उन्हें पता चला कि अंग्रेजों के खिलाफ जब टीपू सुल्तान ने जंग का ऐलान किया था, उस वक्त टीपू सुल्तान की सेना ने रॉकेट के इस्तेमाल किए थे। 18वीं सदी में टीपू सुल्तान की उस रॉकेटियर साइंस से अब्दुल कलाम साहब बेहद प्रभावित हुए और उन्हें लगा कि अगर 18वीं शताब्दी में टीपू सुल्तान अपनी सेना में रॉकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं तो फिर क्या 20वीं सदी में हम वो आग्नेयास्त्र तैयार नहीं कर सकते जो है। और आखिरकार पृथ्वी, गौरी जैसे वो तमाम मिसाइलें हिंदुस्तान में आज रक्षा की सबसे बड़ी ताकत बनी है, वो आधार बना अब्दुल कलाम साहब का। अब्दुल कलाम साहब वो शख्सियत थे जिन्होंने प्रतिदिन संघर्ष किया, अपने आप को साबित किया। वो दरअसल फाइटर पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए। डीआरडीओ में गए, डीआरडीओ में उनका मन नहीं लगा। उसके बाद वो इसरो में पहुंच गए और इसरो से उन्होंने वो तमाम अपने अंतरिक्ष प्रोग्राम के लिए काम करना शुरू किया। SLV-3 उनकी अपनी देन थी। उसके बाद फिर वो तमाम प्रक्षेपास्त्र, तमाम जो है मिसाइलों पर काम करना उन्होंने शुरू किया। पृथ्वी, गौरी, आकाश, वो तमाम ऐसी मिसाइलें थी जो उस वक्त जो है अब्दुल कलाम साहब की देन थी इस देश को। तो जाहिर तौर पर रक्षा क्षेत्र में भारत को सशक्त बनाने में अब्दुल कलाम साहब का एक बड़ा योगदान था। लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कोशिश की कि भारत केवल आग्नेयास्त्र में ही संपन्न ना हो, बल्कि वो चाहते थे कि एरोस्पेस टेक्नोलॉजी में, अंतरिक्ष में भारत का अपना एक दबदबा बने, ताकि भारत की टेक्नोलॉजी, उसकी एजुकेशन, उसके हेल्थ, उसके इंफॉर्मेशन में भी एक बड़ी तरक्की हो। और आखिरकार उन्होंने वो भी किया। एक वक्त आया 1996 में पूरी दुनिया को स्तब्ध कर देने वाला जो परमाणु परीक्षण 2 पोखरण में जो अटल बिहारी वाजपेयी साहब की सरकार के समय हुआ, वो अपने आप में एक इतिहास था और उसमें अब्दुल कलाम साहब की सबसे बड़ी भूमिका थी। वो उस समय उनकी अपनी 2 तरह से भूमिका थी। एक तरफ वो रक्षा सलाहकार के तौर पर तो सरकार के साथ थे ही, लेकिन इस पूरे प्रोग्राम को ऑपरेट करने वाले भी कहीं ना कहीं अब्दुल कलाम साहब थे। तो ये उनकी अपने आप में एक उनकी काबिलियत थी और उसको उन्होंने आगे बढ़ाया।
भारत को परमाणु संपन्न बनाया है। एक बेहद दिलचस्प कहानी है उनके राष्ट्रपति बनने की। 2002 का वो मौका, जब वो, चूंकि उनको प्यार था, वो टीचिंग से उन्हें बहुत प्यार था। वो बच्चों को साइंस, बच्चों को एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, बच्चों के लिए डिफेंस टेक्नोलॉजी, वो इन तमाम चीजों को पढ़ाने के बेहद जो उत्सुक रहा करते थे। एक बार जब वो अपना लेक्चर ले रहे थे, तभी उनके उस कॉलेज में एक के बाद एक लगातार उनके ऑफिस में फोन घनघना रहे थे। तब उनके प्रिंसिपल ने आकर बताया कि आपके लिए फोन आ रहे हैं लगातार और वो आपसे कोई बात करना चाहता है। तभी अचानक चंद्रबाबू नायडू का फोन आता है, मुख्यमंत्री थे उस समय आंध्र प्रदेश के। उनका फोन आता है और वो कहते हैं कि अभी आपके पास प्रधानमंत्री जी का फोन आएगा, आप ना मत कीजिएगा। जब तक वो कुछ समझते, तब तक थोड़ी ही देर में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उनके पास फोन आता है और वो कहते हैं कि हमने तय किया है कि आपको राष्ट्रपति बनाया जाए, इसलिए प्लीज आप हां या ना कीजिए और मैं उम्मीद करूंगा कि आप हां करेंगे ताकि हम उसका ऑफिशियली ऐलान कर सकें। अब्दुल कलाम साहब ने कहा कि मुझे कुछ सोचने का वक्त चाहिए। 2-3 घंटे अपने दोस्तों से मशविरा करने के बाद उन्होंने तय किया कि वैज्ञानिक के तौर पर उनका क्षेत्र एक सीमित है, लेकिन अगर वो बतौर राष्ट्रपति जो है युवाओं के लिए, जो उनका एक यूथ का एक प्रोग्राम था 2020, वो उसके लिए जो है उनका मिशन था, उसके लिए वो काम करना चाहते थे, तो उन्होंने कहा राष्ट्रपति बनकर उन्हें वो मौका मिल सकता है। और आखिरकार उन्होंने हां कर दी। तत्काल अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सोनिया गांधी से बात किया। सोनिया गांधी ने भी अब्दुल कलाम साहब के नाम को लेकर तत्काल हां कर दिया। अब्दुल कलाम साहब आखिरकार राष्ट्रपति बन गए। राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति बनने के बाद एक राष्ट्रपति का अपना वैभव होता, अपनी आभा होती, अपना एक प्रोटोकॉल होता है। उसके तहत अब्दुल कलाम साहब की आगमन को लेकर जबरदस्त तैयारियां होने लगी। उनके लगे जाएंगे, उनके लिए गाड़ियां बुक की गई, तमाम चीजें जो है किया गया। लेकिन जब अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो महज 2 सूटकेस उनके पास थे। एक सूटकेस में उनके कपड़े थे और दूसरे सूटकेस में उनकी किताबें थी। और जब वो विदा हुए, कार्यकाल खत्म होने के बाद जब वो विदा हुए, तब भी उनके पास वही 2 सूटकेस थी। बतौर राष्ट्रपति एक बेहद दिलचस्प किस्सा है। क्योंकि अब अब्दुल कलाम साहब राष्ट्रपति बन चुके थे, तो रामेश्वरम से जो उनके परिवार के बहुत सारे लोग एक बार एक साथ उन्होंने कहा चलते हैं राष्ट्रपति भवन देखते हैं और कलाम साहब से मिलते हैं। तो 52 लोगों का एक भारी भरकम पारिवारिक सदस्यों का जो दल था वो पहुंच गया राष्ट्रपति भवन। जब राष्ट्रपति भवन पहुंचा तो चूंकि राष्ट्रपति साहब का परिवार था तो सबको जो है अतिथि के तौर पर लाया गया। वो लगभग 8-10 दिन तक जो है राष्ट्रपति भवन में रहे और जब वो वापस लौटे तो वापस लौटने के बाद अब्दुल कलाम साहब ने अपने पूरे परिवार का 3,52,000 रुपए का जो बिल था वो उन्होंने अपनी जेब से भरा। और इस बीच उन्होंने राष्ट्रपति भवन के स्टाफ को ये आदेश दे दिए थे कि राष्ट्रपति भवन की किसी भी सरकारी गाड़ी का उपयोग मेरे परिवार के लोगों के लिए नहीं किया जाएगा। और बाकायदा एक पत्रकार ने जब उनसे पूछा कि कलाम साहब आप तो राष्ट्रपति हैं, आपने भुगतान क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के लिए इस सरकारी सुविधाएं राष्ट्रपति के लिए हैं, राष्ट्रपति के रिश्तेदारों के लिए नहीं है। वो आए थे, मेरे अतिथि थे, मुझे उनका सत्कार करना था, मैंने किया, इसलिए मैंने अपनी जेब से बिल भरा। तो ये अब्दुल कलाम साहब के व्यक्तित्व का एक हिस्सा था। अब्दुल कलाम साहब ने उस वक्त वो सपना देखा जो सपना शायद हिंदुस्तान की उस वक्त के हालातों में एक व्यक्ति की अपनी आर्थिक स्थिति के समय वो पूरा नहीं हो सकता था। लेकिन उन्होंने कभी हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने कभी हार नहीं मानी। वो हमेशा लड़ते रहे और अपने आप को साबित करते रहे। कई ऐसे मौके आए जब उनको जो है अमेरिका ने इनवाइट किया, अमेरिका ने बुलाया, लेकिन उन्होंने मना कर दिया।
वो हिंदुस्तान के लाल थे, हिंदुस्तान की सेवा करने का सपना उनके मन में था और हिंदुस्तान को सर्वशक्ति संपन्न बनाने का उन्होंने जो ख्वाब देखा था, आखिरकार उन्होंने उसे पूरा किया। और आप सोच करके देखिए कि एक राष्ट्रपति के तौर पर जब उनकी विदाई हुई, विदाई होने के बाद वो फिर अपने एकेडमिक प्रोग्राम में लग गए, फिर बच्चों को सिखाने में लग गए। और एक वक्त आया 2015 में, एक ऐसी मनहूस तारीख जिस वक्त वो बच्चों को लेक्चर दे रहे थे, तभी उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ और आखिरकार कलाम साहब इस दुनिया से चले गए। भले ही कलाम साहब इस दुनिया से चले गए हों, लेकिन बतौर साइंटिस्ट, बतौर एक देशभक्त नागरिक, बतौर एक राष्ट्रपति और बतौर एक शिक्षक, अब्दुल कलाम साहब ने अपनी जिंदगी में जो भी कुछ जो सिखाया वो आज युवाओं के लिए एक पूंजी है। उनका एक एक शब्द अपने आप में अमृत वाक्य है। और इसीलिए आज जब अब्दुल कलाम साहब का जन्मदिन है, तब हम सब न सिर्फ उनका नमन कर रहे हैं, बल्कि हमें अब्दुल कलाम साहब की इस पूरी जिंदगी से, उनके संघर्षों से कुछ सीख लेना चाहिए। और यह भी सोचना चाहिए कि अगर आपके दिल में हिंदुस्तान के लिए, भारत माता के लिए प्यार है, तो आप हिंदुस्तान के लिए कुछ करिए। हौसलों के साथ मुश्किलातों का सामना कीजिए, क्योंकि जो मुश्किलें आती हैं, वो मुश्किलें आपको सफलता के लिए लड़ना सिखाती हैं। एक छोटा सा उदाहरण के साथ मैं आपको इस पूरे प्रोग्राम को खत्म करूंगा। जब वो कॉलेज में पढ़ रहे थे, उन्हें एक प्रोजेक्ट मिला हुआ था। उस प्रोजेक्ट में कई दिन से अब कलाम साहब लगे थे, वो पूरा नहीं हो पा रहा था। तो एक दिन उनके प्रोफेसर ने उनको बुलाया और अल्टीमेटम दिया कि अगर 3 दिन के अंदर आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया तो आपकी स्कॉलरशिप रद्द हो जाएगी और आपके स्कूल से निकाल दिया जाएगा। कलाम साहब बेहद डर गए और उन्होंने 3 दिन 3 रात लग करके उस प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा किया। और जब अपने प्रोफेसर के पास पहुंचे तो प्रोफेसर उसे देखकर गदगद हो गए। उन्होंने कहा, कलाम, मुझे मालूम था कि तुम ये कर सकते हो, लेकिन मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि कहीं मुश्किलों में तुम बिखर तो नहीं जाओगे। और आखिरकार अब्दुल कलाम साहब न सिर्फ उस शिक्षक की नजरों में सफल साबित हुए, बल्कि इसके साथ ही इस देश की नजरों में भी सफल साबित हुए। और आज पूरा देश अब्दुल कलाम साहब को पूरे आदर और पूरे सम्मान के साथ याद कर रहा है। तो हम सबको उनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए। और उनके जीवन का जो फलसफा था कि सोते हुए देखे जाने वाले सपने सच नहीं होते, बल्कि वो सपने सच होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। तो सोचिएगा और इसे अपनी जिंदगी में अमल कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा विश्लेषण कैसा लगा, कृपया हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे पेज को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।